नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की क्लास फिर से हम यहां पर लेकर आए हैं, जिस पर कुछ नई बातें करने वाले हैं और कुछ खास टॉपिक पर यहां पर बातचीत होगी। तो आज की क्लासेस स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, मैं संकल्प एकेडमी के कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। संकल्प एकेडमी के माध्यम से दोस्तों ऑफलाइन और ऑनलाइन ये विभिन्न कोर्सेज जो है यहाँ पर आप लोगों को जो दिखाई जा रही है, इन सभी कोर्सेज़ की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स मेंस के साथ साथ व्यापम के हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, साथ में बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ सेंट्रल टीटी और टीटी के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है। इसके अलावा आपको बता दूँ दोस्तों, डिफेंस सेक्टर के हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर होती है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस के साथ में। बात करते हैं सबसे पहले मेरे बारे में। मेरा नाम है हरीश कुमार और एज ए प्लस एक्स एजुकेटर मैं अन अकेडमी से भी रह चुका हूँ, और साथ में आप लोगों को संकल्प एकेडमी के माध्यम से यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में मेरे माध्यम से यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ से कनेक्ट रहिए और काफ़ी कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कुछ खास बातें संकल्प एकेडमी के एप्लीकेशन के बारे में भी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोर्सेस को पेड वर्जन पे पढ़ने के लिए आप लोगों को इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोग संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। इसको काफ़ी इजीली तौर पे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने होंगे, और उसके बाद फिर डेफिनेटली आपका एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो विभिन्न प्रकार के कोर्सेस यहाँ पर आपको दिखाई जाती हैं, जिसमें क्या प्राइस रेट रहेगा और क्या यहाँ पर डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पे न्यू स्पेशल बैचेस की। तो न्यू स्पेशल बैचेस हमारी कौन कौन सी चल रही है, तो आपको बता दूं, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पूरा महासंग्राम वाला कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइंड एक कोर्स आपको मिलेगा, और पेपर 2 का अलग से भी आपको कोर्स मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो एसआई की जो है, पुलिस भर्ती की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को देखते हुए प्रीलिम्स को ध्यान में रख के एक जो है कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस कोर्सेज़ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ में सीजीपीएससी के हर एक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के साथ छात्रावास अधीक्षक, एडीईओ जैसे बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको मिलती है। तो नंबर ऑफ सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे यहाँ कोर्सेज लॉन्च कर दी गई है। आप ज़रूर एक बार चेक कीजिए और यहाँ से जुड़े रहिए। बात करें दोस्तों टेलीग्राम एप्लीकेशन का, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कह सकते हैं प्लेटफॉर्म हो सकता है दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप, ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा। इसके अलावा आज की अगर हम बात करें, तो ये जो स्लाइड है वो आप लोगों को पिछले वीडियो में भी मैंने रखा था, और आज भी ये वीडियो में इस स्लाइड को मैंने रखा है। कारण ये है कि हम इस टॉपिक को ही लेकर आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जो कंप्लीट किया था, वो लगभग हमने जो देखा था कि एजुकेशन से जुड़ी हुई जो भी यहाँ पर जो शिक्षा का जो आधार है, उसको हमने समझा और उसको हमने पढ़ा था। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एम्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे, शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रारंभिक तौर पे दोस्तों आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अगर हम बात करें प्राचीन शिक्षा की, तो प्राचीन तौर पे जो हमारी पुरानी जो सभ्यता थी, हम है ना, हमारा जो अतीत था, इसमें अगर हम झांक के देखें तो शिक्षा का ओवरऑल अगर उद्देश्य की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक विकास पर बल देने वाली शिक्षा के तौर पे देखा जाता था। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अतीत की जो शिक्षा पद्धति थी, वो कहीं ना कहीं मानसिक विकास पर बल देना, ये नज़र आता था। लेकिन इस अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो मानसिक विकास पर जो बल देना है, ये कहाँ से आप समझेंगे कि केवल जो ज्ञान अर्जन करना है, उसी को एक शिक्षा का एक उद्देश्य माना जाता था। ठीक है, लेकिन आज के स्थिति में अगर हम देखें कि आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का क्या मत है, उनका क्या कहना है, तो उनका ये कहना है दोस्तों कि आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने ये अध्ययन करके बताया कि मानसिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर भी बल देना आवश्यक होगा।
ठीक है। इस बात को काफ़ी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति में सर्वांगीण विकास को जो है महत्व दिया जाता है और यही उनके अध्ययन का जो है केंद्र बिंदु था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बालक की विकास की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और सामाजिक कुशलता के साथ गुणों के विकास का जो है होना बहुत आवश्यक है। इस बात को आप अच्छे से समझेंगे। अगर हम देखें वर्तमान स्थान पर जो परिप्रेक्ष्य और लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली क्या कहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य ये तो होना ही चाहिए, साथ में चरित्र निर्माण का कार्य जो है ये भी एक प्रमुख उद्देश्य के तौर पे होगा। जीविकोपार्जन की बात करें तो ये तो उद्देश्य है ही, साथ में व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, ये चीज़ें निहित की गई है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि जीवन की पूर्णता का भी उद्देश्य होना जरूरी है। बालक का धार्मिक प्रवृत्ति का होना भी जरूरी है, मतलब धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक उद्देश्य भी यहाँ पर है, चूंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये विकास जो है ये उद्देश्य की पूर्ति जो है एक बच्चे में होना चाहिए, ये हम देखेंगे। मानसिक विकास का उद्देश्य, नेतृत्व गुण का, एक लीडरशिप की गुण का जो है यहाँ पर विकास होना स्वाभाविक है और होना चाहिए। साथ में व्यक्तित्व विकास के साथ साथ देश प्रेम की भावना, ठीक है, भावनात्मक एकता उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और प्रौढ़ जीवन की तैयारी, ठीक है, ताकि एक अच्छे नागरिक के तौर पे वो बालक यहाँ पर बन पाए और समाज में एक नई स्थान पे, एक अच्छे स्थान पे वो पहुंच पाए। इन सभी उद्देश्य की पूर्ति जो है हम आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति में देखते हैं। अगर कालखंड के हिसाब से देखा जाए तो कालखंड का उद्देश्य के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि अतीत काल के दौरान हमने लगभग चरित्र निर्माण, पवित्रता और जीवन की सद्भावना, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक कुशलता और संस्कृति का संरक्षण एवं विस्तार और साथ में नागरिक और सामाजिक कर्तव्य, इतने चीज़ों को हमने देखा था। ऐसे अगर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से मुगल युग में देख लें, ठीक है, जब मुस्लिम राजाओं का जब यहाँ पर कह सकते हैं वर्चस्व था, ठीक है, शासन था, तो उस दौरान भी उनके दृष्टिकोण से भी कुछ ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति रखी गई थी ताकि एक बालक जो है एक समाज में और एक उस वातावरण में जो है ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति उस बच्चे के लिए हो सके। तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें थी उसको भी आप देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार, ये उस समय जब मुगल युग था उस समय ये कहीं ना कहीं किसी भी बालक के संदर्भ में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को हम यहाँ पर देख रहे हैं। मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार, इस्लामी राज्यों में वृद्धि करना ये भी था। नैतिकता का उद्देश्य ये तो है ही। भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, मतलब ये एक तो है ना भाई, जीवन व्यतीत करनी है तो भौतिक सुखों को प्राप्त करना ये तो जीवन लक्ष्य होना ही है। और यारियत का प्रसार, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये मुगल जब राजाओं का हमारे देश में शासनकाल था उस दौरान ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति भारतीय शिक्षा के माध्यम से आपको नजर आती है। अगर यही बातें जब अंग्रेज काल में देखें, लगभग 250 से 300 जो है वर्ष अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो है शासन किया है, हमारे देश में शासन किया है, तो उनके भी कुछ उद्देश्य रहे होंगे। तो वो उद्देश्य कौन कौन से थे? भौतिक संपन्नता, कर प्राप्ति, ठीक है, बाबुओं और कर्मचारियों का निर्माण, मतलब जितने भी क्लेरिकल वाले जॉब आप देखते हैं कहीं ना कहीं हम पश्चिमी सभ्यता से भी उसका जो है मानते हैं कि उसका आगमन हुआ है, ठीक है। तो बाबुओं और कर्मचारियों का निर्माण जो है ये आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी संस्कृति का प्रचार ये भी है, अंग्रेजों को महत्व देना, और लास्ट में जो है रोजगार मूलक जो शिक्षा है, एक प्रकार से बुनियादी शिक्षा को जोड़कर इसको देख सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है जिसमें आप समझ पा रहे हो कि अलग अलग जब हमारे देश में अलग अलग व्यवस्था थी, अलग अलग राजाएं आए, जितने भी मतलब शासक आए कह सकते हैं, उनके माध्यम से भी अलग अलग भारतीय शिक्षा के परिदृश्य आपको देखने को मिलता है। अब अगर बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे भारतीय शिक्षा में
जो है अलग प्रभाव लेकर आया, ये कौन कौन से आयोग या गठन हो सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आयोग के गठन के अनुसार अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे देश में अभी तक हुई है, जिसके माध्यम से हमारे भारतीय शिक्षा में काफ़ी बदलाव हुआ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य में आयोग के गठन के अनुसार कौन कौन से आयोग के गठन के उपरांत हमारे देश में काफ़ी सारे शिक्षा में बदलाव की स्थिति आई। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग करके जाना जाता है, इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया, मतलब इस आयोग का गठन किया गया। डेट अच्छे से याद रखेंगे, 1948-49 के करीबन ये जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, इस आयोग का गठन हुआ, जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग भी राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके मूल उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इनका भी मूल उद्देश्य क्या था? विवेक का विस्तार, नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना, जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न करना और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ये तो हमने छोटे से पैटर्न में देखा कि इन मूलभूत आवश्यकताओं और लक्ष्यों को केंद्रित करके जो है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये आयोग जो है इसका गठन किया गया था। अब महत्वपूर्ण बात, कुछ छोटी छोटी बातें जो इसमें बारीक तरीके से इसमें चिन्हांकित की गई है। इसको सबसे पहले तो याद रखेंगे आप, डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से ये आयोग की इनकी अध्यक्षता इन्हीं की थी, इस कारण से राधाकृष्णन आयोग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति की तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी, अलग अलग समस्याएं होंगी। ठीक है, आर्थिक समस्या तो है ही, लेकिन सामाजिक समस्या से लेके, है ना, शैक्षणिक समस्या, ये सारी समस्याएं आपको अलग अलग स्थिति पे देखने को मिला होगा। तो हमारे शिक्षाविदों ने इसको मिलकर ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे एक आयोग की गठन जो है सबसे पहले आपको सामने यहाँ पर आती है, जिसको हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से जानेंगे। अब अगर हम देखें तो सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था का होना बहुत जरूरी हो गया। अब इस क्रम को अगर हम देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक ऐसे ही आयोग की स्थापना कर दी गई, जिसका कार्य क्षेत्र क्या था? भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था की समस्या और वर्तमान जितने भी परिस्थितियां उन सभी में सुधार और भविष्य की आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ सुझाव भी और कुछ बदलाव भी। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ों का सामंजस्य जो है वो बनाया जाना था इस आयोग के माध्यम से। तो डॉक्टर राधा कृष्णन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उस समय कौन थे? पूर्व उप कुलपति भी रह चुके थे। ठीक है, और बाद में जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, ये भी आपको पता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि आयोग ने 10 की बजाय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो कदम था कि 10 साल की बजाय 12 वर्ष की आयु में माध्यमिक शिक्षा का सुझाव उन्हें नहीं दिया था, मतलब इनके आयोग के माध्यम से ये बात आई थी। और ये भी कहा था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश जो ली जाएगी उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद, मतलब इंटरमीडिएट होने के बाद ही वो बच्चा जो है वो विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाएगा। ये बात स्पष्ट तौर पे यहाँ पर रखी गई। अब इस आयोग ने विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है इसकी स्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण का भी सुझाव दे दिया। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे मिडिल जो लेवल के जो शिक्षा होती है और हायर लेवल की जो एजुकेशन थी, इन दोनों का क्या किया गया? एकीकरण किया गया, इसको सम्मिलित करने का सुझाव इन्होंने दिया, इस आयोग ने दिया। साथ में अखिल भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना करने का सुझाव भी मिलता है यहाँ से, और इसी आयोग ने जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी सिफारिश की थी। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वाली बातें आपने यहाँ पे क्या देखा कि डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से इसको जाना गया, क्योंकि उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के माध्यम से किया गया। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का लक्ष्य जो है इस आयोग के माध्यम से आया। 10 की बजाय जो है यहाँ पे 12 वर्ष के माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया गया।
साथ में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय, जो अखिल भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना के साथ साथ ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना इसका मूलभूत यहाँ पे क्या था, उद्देश्य था। अगर इसी क्रम पे अगर बढ़ें तो आप सेकंड नंबर पे देख पाएंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग फिर से एक आया, ठीक है, जिसको किस नाम से जाना गया, मुदलियार आयोग। तो जब भी कभी आपको ये पूछा जाए कि मुदलियार आयोग क्या है, तो आप हमेशा याद रखिएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदलियार आयोग कहा जाता है, जो कि 1952-53 के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसका मूलभूत अगर हम लक्ष्य की बात करें तो जनतांत्रिक नागरिकता विकास, कुशल जीवन यापन कला की दीक्षा और व्यावसायिक कुशलता की उन्नति के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास और नेतृत्व के लिए भी शिक्षा, इन सारे मूलभूत लक्ष्यों की प्राप्ति यहाँ पर उद्देश्य के तौर पे रखा गया। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे डीप जाके अगर चीज़ों को समझें तो आप देख पाएंगे कि जब भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसे क्या कहा गया, मुदलियार आयोग कहा गया। ऑब्वियसली जो है अध्यक्षता उन्हीं की थी तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ गया, ठीक। अब आयोग ने क्या विशेष बातें कही ये भी समझिएगा। पाठ्यचर्या में क्या किया, विविधता लाया जाना चाहिए, इसमें और भी अलग अलग चीज़ों को समावेश किया जाए, इसकी जो है बात यहाँ पे रखी गई। दूसरी बात, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने और त्रिस्तरीय जो है, ठीक है, 3 साल वाला जो है त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की जो है सिफारिश इन्हीं के आयोग के माध्यम से लाई गई है, ठीक है। अब देखिए अगर हम माध्यमिक शिक्षा आयोग में अलग अलग बातें करें कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु यहाँ पर शामिल किए गए थे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 4 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा को जो है यहाँ पर अनिवार्य किया गया था। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि जो सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए थे, जैसे होता है ना कि 9th-10th और 11th-12th, तो ऐसी बातों को यहाँ पे बिल्कुल उस समय सामने लाया गया। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल का जो परीक्षण पद्धति है इसे अपनाया जाए, ये भी बात यहाँ पर की गई। चौथे नंबर पे आप देखेंगे संख्यात्मक अंक देने के बजाय क्या किया गया है, सांकेतिक अंक दिया जाए। सांकेतिक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, एक प्रकार से ग्रेड के बारे में, है ना। एक ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए डबल प्लस ग्रेड, ऐसे ग्रेड वाइज आज बहुत सारी जगह में ये लागू भी है, आपको पता भी है कि बच्चों को जो है पर्टिकुलर 75% इस बच्चे का आया, 76% इस बच्चे का आया, ये तुलनात्मक अध्ययन ना हो इस कारण से जो है ग्रेड सिस्टम आज भी बहुत ज़्यादा लागू है, ये भी आपको पता है, ठीक। तो इसी बात को जो है उस समय भी कौन सी स्थिति में, जब 1952 में जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के माध्यम से इस बात को रखा गया था कि संख्यात्मक अंक देने के बजाय क्या है, सांकेतिक अंक यहाँ पर दिया जाए। 5वें नंबर पे आप देखोगे उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय जो है वो यहाँ पर शामिल किया जाना, इसको एकदम से अनिवार्य किया गया, ठीक है। जैसे आप आज की स्थिति में देखते हैं कि आप मैथ्स पढ़ने वाले हैं तो 10th के बाद क्या करते हैं, मैथ्स चूज़ करते हैं, सोशल वाले सोशल, ठीक है, जो आर्ट कैटेगरी में जाके पढ़ाई करते हैं। अगर कोई बायो वाला है तो वो खास तौर पे बायोलॉजी में ही जाके वो क्लासेस ले रहा है, ठीक है। तो 10th के बाद जो भी बदलाव आपको आज भी देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इनकी एक छोटी सी कह सकते हैं कि इसकी एक शुरुआती प्रक्रिया जो है आपको देखने को मिलता है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग के माध्यम से, ठीक है। तो 5वें नंबर पे ये पांचों पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। पॉइंट तो और बहुत सारे हैं बट ये पांचों जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आयोग के अगर हम बात करें नियुक्ति के लिए निम्नलिखित क्या क्या उद्देश्य आए होंगे, तो भाई इस आयोग की नियुक्ति के हिसाब से अगर हम उद्देश्य को देखें तो इसमें सबसे पहले भारत की तत्कालिक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया जाना और उसे जो है प्रकाश में लाना,
मतलब खासतौर पे माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को उन्नत बनाने का उद्देश्य यहाँ पे था। दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन एवं विषय वस्तु इन सभी को इसमें शामिल किया गया। विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की जो है वो पारस्परिक संबंध एक दूसरे में बने रहे, है ना। इस प्रकार से जो है उसको जो है एक प्रकार से लिंक किया गया, ये आप कह सकते हैं। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा का जो प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा के संबंध में जो परिदृश्य होना चाहिए वो यहाँ पर नजर आता है। और माध्यमिक शिक्षा के संबंधित अन्य और जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं उन सभी के निराकरण को जो है एक चुनौती के तौर पे, एक उद्देश्य के तौर पे यहाँ पर शामिल किया गया। तो ये आपका हो गया है दूसरे नंबर पे माध्यमिक शिक्षा आयोग। पहले हमने पढ़ा कि शिक्षा के उद्देश्य में खासतौर पे विश्वविद्यालय आयोग, जिसको डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमने पढ़ा माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदलियार आयोग के नाम से जाना जाता है 1952 टू 53। अब एक और आपको आयोग देखने को मिला जो कि 1964 और 66 के दौरान शामिल की जाती है, जिसे शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 टू 66, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर मूलभूत उद्देश्य की बात करें तो उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास, जनतंत्र को सुदृढ़ करना और देश में आधुनिकीकरण, साथ में सामाजिक नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, ये मोटा मोटी उद्देश्य के तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे। अब अगर इसको और थोड़ा गहनता से अध्ययन किया जाए तो ये कब से और कैसे शुरुआत हुई और किन की अध्यक्षता में हुई, इसको हम थोड़ा समझें। तो सन 1964 की बात है दोस्तों, जब भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इनको अध्यक्षता देते हुए स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग ने क्या क्या और काम किए, तो डॉक्टर कोठारी ने उस समय जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहते हुए जो है स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा में आज के इतिहास में अगर हम देखें तो सर्वाधिक गहन अध्ययन के तौर पे इस आयोग की रिपोर्ट यहाँ पे मानी जाती है। मतलब क्या समझे आपने कि कोठारी आयोग की अगर हम बात करें या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात करें तो भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग के तौर पे इसे जाना जाता है दोस्तों, जिसकी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा सामाजिक बदलाव और सबसे ज़्यादा अलग अलग समस्याओं के निराकरण को जो है ध्यान में रखते हुए बहुत काफ़ी सारे जो है अच्छे ठोस सुझाव यहाँ पे मिले। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आती हैं, जैसे खास तौर पे देखिए, हम जब भी बालक शब्द यूज कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, जब भी हम बालक कहें तो बालक में बालिका भी शामिल है। ठीक है, आप सिर्फ बॉयज की बात नहीं कर सकते, गर्ल्स भी इसमें शामिल है। और इसी बात की विशेषता इस खास तौर पे इस आयोग के माध्यम से नजर आती है। कैसे दोस्तों, इस बात को समझें। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो हमने कहा यहां पर कि समान पाठ्यक्रम के जरिए समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक और बालिकाओं दोनों को विज्ञान और गणित इनकी शिक्षा दी जाए, ये अनिवार्यता यहाँ पर किया गया। ठीक है, मतलब भेदभाव से परे। दरअसल क्या है कि समान पाठ्यक्रम की जो अनुशंसा अगर हो रही है तो बालिकाओं को भी समान अवसर प्रदान हो, मतलब सभी को जो है यहाँ पर लिंग भेद ना हो। ये अच्छी बात आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी वाली जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आनी चाहिए। इस बात को ध्यान में यहाँ पर विशेष तौर पे रखा गया। दूसरी बात यहाँ पर करेंगे तो 25% जो माध्यमिक स्कूल है
इसको कहीं ना कहीं व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। व्यावसायिक स्कूल का मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रोफेशनल स्कूल्स की बात हो रही है, जहाँ पे डायरेक्ट जो है बच्चों को स्किल वाली चीज़ें सिखाई जाए, वहाँ पे उनके अलग अलग स्किल को डेवलप करके जो है उन्हें रोजगारोन्मुखी दृष्टिकोण से जोड़ा जाए। ऐसे स्कूलों में भी एक परीक्षण के तौर पे 25% माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक स्कूल में जो है इसकी परिवर्तन की गई, व्यावसायिक शिक्षा को वहाँ पे जोड़ा गया। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में क्या किया, मातृभाषा अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए मातृभाषा तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी महत्ता जो है इस आयोग के माध्यम से काफ़ी खुलकर आई। तो मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अनिवार्यता में लाया गया। माध्यमिक स्तर पे अगर हम देखें तो सेकेंडरी लेवल पे तो स्थानीय भाषाओं में भी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, ये भी बात साथ में जोड़ी गई। ठीक है, आप दोनों बातों को समझेंगे। मातृभाषा तो अनिवार्य थी, लेकिन साथ में स्थानीय या फिर जो भी आंचलिक आपकी भाषा है उसको भी शिक्षण में प्रोत्साहन दिया जाए। इन दोनों बातों की पुष्टि यहाँ पर मिलती है दोस्तों। अब बात करें उच्च शिक्षा में जो है 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम ना हो, मतलब हो, ठीक है, 3 या उससे अधिक वर्ष का जो है स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद अलग अलग जो विविध पाठ्यक्रम हो रहे हैं वो अवधि के हिसाब से हो, समय अनुसार हो, वो बात यहाँ पर रखी गई। पहली बार जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, पहली बार सार्वजनिक 10 वर्ष की जो विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही विषय का विभाजन होना चाहिए। मतलब कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद, मतलब 10वीं कक्षा के बाद आपके विषय स्थानांतरण, मतलब आपको विषय चुनने का अधिकार जो है वो 10वीं के बाद हो, इस बात की यहाँ पर पुष्टि की गई है। विषय विभाजन की बात यहाँ पर की गई। अच्छा, एक दो बातें और रह गई थी दोस्तों, हमारा ये है 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, यह अनिवार्य किया गया। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के पहले भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा। 6 वर्ष पूरे होने पर जो है पहली कक्षा में नामांकन किया जाए, इसकी अनिवार्यता यहाँ पर की गई। ठीक है, मतलब 6 वर्ष से कम वाली उम्र के बच्चों को जो है पहली कक्षा में एडमिशन अब नहीं दिया जाएगा, ऐसा शिक्षा आयोग का कथन था, कोठारी आयोग का कहना था। माध्यमिक विद्यालय में 2 प्रकार के होने चाहिए, माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होने चाहिए ऐसा कहा गया। एक तो उच्च विद्यालय होना चाहिए और दूसरा उच्चतर विद्यालय होना चाहिए। ठीक, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, जहां पर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में ही दी जाए, ध्यान रखिएगा। और साथ में शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की भी सिफारिश की गई, ताकि जो है एक शिक्षक जो है काफ़ी अच्छे से काम कर पाए और उसे वो जो है बिल्कुल वो मूलभूत सुविधाएं तो बिल्कुल एक शिक्षक को मिलनी चाहिए, जिससे उसको शिक्षा प्रदान करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रॉपर उसका वेतन से विसंगति से लेके जो भी उनकी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उनको बिल्कुल मुहैया कराई जाए, ताकि शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति भी सुधरे, इसकी भी सिफारिश यहाँ पर की गई थी दोस्तों। तो आज हमने महत्वपूर्ण तरीके से 3 विशेष हमने यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य और आयोग के बात के गठन को हमने यहाँ पे देखा, जिसमें विश्वविद्यालय आयोग जो कि राधाकृष्णन आयोग 1948 हमने देखा, फिर हमने यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियार आयोग 1952 को समझा, उसके बाद फिर शिक्षा आयोग जो कि कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है 1964-66 के दौरान जो लाया गया, और इसमें जो समस्याएं यहाँ पर थी उसके निराकरण के लिए जो यहाँ पर सुझाव दिए गए उसको हमने यहाँ पर समझा दोस्तों। अब महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी आया है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जरूरत क्यों आन पड़ी, तो इसमें भी कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें रह गई थी जो छोटी मोटी ना रहकर कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी दोस्तों। और इसे अगर हम ध्यान रखें तो चौथे नंबर पे हम यहाँ पर देख पाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में लाई गई, और इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम पढ़ें तो आप देख पाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इस नीति का जो उद्देश्य था वो असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था, जिसमें खास तौर पे जो हमारी भारतीय महिला बहनें हैं, साथ में आपके अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियां और जातियां, ऐसे समुदायों के लिए जो है शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर जो है विशेष जोर देना यहाँ पे उद्देश्य था।
मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति और जाति को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक अवसर की बराबरी मिले, इस उद्देश्य पर जोर देना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल उद्देश्य आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के दौरान कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या फिर आपको डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, या फिर और कुछ आपको ऑप्शन देगा। आपको टिक मार करके आना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और इसी के तहत, इसी नीति के तहत प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा जाता है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा जाता है, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी नीति के दौरान अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का क्या किया गया, विस्तार किया गया। ग्रामीण भारत में जो है जमीनी स्तर पर जो आर्थिक और सामाजिक विकास की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसके उद्देश्य से महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय के मॉडल के निर्माण के लिए भी इसी नीति का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण 2-3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति जाति में कहीं ना कहीं शैक्षिक अवसर की बराबरी का उद्देश्य। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी दौरान लागू किया गया था, लाया गया था, लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो था उसे ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली के हिसाब से इसका विस्तार किया गया। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपको समझना है। 5वें नंबर पे संशोधित शब्द जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 तो कहा ही जाता है इसे, लेकिन यहाँ पर संशोधित इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर संशोधन की पृष्ठभूमि आपको नजर आएंगी। क्या संशोधन था, तो चलिए बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992 में फिर से लाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि आप ऊपर वाले 1986 को हमने जो पढ़ा, उसमें कुछ संशोधन की जरूरत आन पड़ी और उसी के कारण से इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहा गया। इस नीति के तहत क्या था दोस्तों कि 1986 में संशोधन का जो उद्देश्य था वो देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में जो प्रवेश परीक्षा होती है वो अखिल भारतीय आधार पर एक आम परीक्षा आयोजित करना, इसका उद्देश्य रखा गया था। अब इंजीनियरिंग और जितने भी आर्किटेक्चर जैसे जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, है ना, ऐसे कोर्सेज पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा, मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE, इसकी नींव यहाँ पर पड़ी। साथ में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जिसे AIEEE के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये दोनों जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, इसके साथ साथ राज्य स्तर के जो संस्थानों के जो राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा थी जिसे SLEE कहा गया, स्टेट लेवल है। ठीक है, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इस प्रकार से इसको समझेंगे। और ये ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम था, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE कहा जाता है। तो इन महत्वपूर्ण जो परीक्षा प्रणाली है इसको इसमें शामिल किया गया ताकि इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस परीक्षाओं में क्या है, बहुलता, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। तो इसमें क्या है, छात्रों और उनके जो अभिभावक हैं उन पर किसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ न पड़े, ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे एंट्रेंस एग्जाम को जो है यहाँ पर शामिल किया गया। तो रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के तहत जाना जाता है दोस्तों। अब अगर हम आज की स्थिति में बात करें, जो कि नई शिक्षा नीति 2020, जो कि बिल्कुल ये अभी आने वाले परिदृश्य के तौर पे आने वाले समय में आपको ये बिल्कुल दिखेगा और आप इसके चीज़ों में और बदलाव में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको शामिल हुए दिखेंगी दोस्तों। तो इसमें मैं काफ़ी एक हमारे अलग से कोर्सेज के तौर पे है ये, और इस पर हम बहुत डिटेल में एक क्लासेस करने वाले हैं। बहरहाल अभी आपको एक हाइलाइट्स मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति जो है इसके तहत कुछ स्मरणीय बिंदु क्या हो सकते हैं।
तो सबसे पहले तो 5वीं तक की मातृभाषा जो है वो शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा डिजिटल LETF लैब जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम के तौर पे जाना जाएगा, इसकी स्थापना करना। 2035 तक जितने भी सकल नामांकन है वो 100% हो जाना चाहिए, ये उद्देश्य था। बीएड डिग्री 4 वर्ष की जगह जो है 12वीं के बाद हो जाए भाई, तो है ना। बीएड जो है खासतौर पे बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो बीएड की डिग्री होती है, फिर डीएलएड होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसे पाठ्यक्रमों को जो है वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट करना उस कोर्सेज के साथ जो आपके एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, जैसे बीएससी की डिग्री हो गई तो बीएससी बीएड को एक कर दिया गया। ऐसे ही एनसीएफई की स्थापना की गई। एनसीएफई क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन। स्कूलों में 10-2 की जो पद्धति है ये खत्म करके जो है अभी एक नई पद्धति यहाँ पर लॉन्च की गई है, जो कि अब समय अनुसार आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। 5-3-3-4। ठीक है दोस्तों, सारी डिटेल्स हम अच्छे से और पढ़ने वाले हैं, सभी पर अच्छे से बात करेंगे। अभी बहरहाल आपको एक एक पॉइंट वाइज बस इसको समझना है। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल तक की डिग्री जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी दिया जाएगा, इसको अनिवार्य किया गया है। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का जो है लगभग 6% को खर्च को जो है इसमें बिल्कुल शामिल किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसे खर्च को मद के तौर पे यहाँ पे शामिल किया जाए। 2030 तक जो सकल नामांकन है वो 50% कंप्लीट हो जाना चाहिए। 35 तक तो 100% की बात भी कर दी गई, ठीक। एनआरएफ की स्थापना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें। एमए करने के बाद जो है 1 साल में बीएड का कोर्स ये हो जाए। वोकेशनल कोर्स की बात की जाए तो 6वीं से 8वीं तक जो है वोकेशनल कोर्स दी जाए। स्किल डेवलप को भी एक प्रकार से उद्देश्य रखा जा रहा है। एमफिल को पूरा खत्म कर दिया गया और सीधे पीएचडी कोर्स में प्रारंभ हो जाएगा। अब बीच में अब आपको एमफिल कर पीएचडी करने वाले जो अभ्यर्थी मित्र थे उनको पहले एमफिल करनी पड़ती थी, उसके बाद फिर पीएचडी का कोर्स होता था, लेकिन अब सीधे पीएचडी का कोर्स किया जा सकेगा, ये भी बात यहाँ पर शामिल है। नई शिक्षा नीति में कुछ और भी बातें हैं जिसमें ग्रेजुएशन जो है 3 से 4 साल तक का, जिसको हमने अभी बात किया। कॉलेज एडमिशन की बात करें तो कॉलेज एग्ज़ाम से अब होगा आपका आ गया है एक एग्ज़ाम CUET, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारी नई शिक्षा नीति एक अलग ही रूप से जो है यहाँ पर परिलक्षित हो रही है और धीरे धीरे इसका पूरा समावेश आपको दिखाई दे रहा है जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसका, ठीक है। मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना, जहाँ पे UGC एंड CTE ये जो खत्म हो जाएगी और इसकी जगह एक नया जो है एक संगठन बनेगा, एक प्रकार से एक कह सकते हैं, ठीक है, जो कार्य करेगी। AICTE बनेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी और उच्च संस्थानों में प्रवेश हेतु जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये भी यहाँ पर शामिल है। बोर्ड एग्जाम में रटने की बजाय जो है ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित जो आपके तरीके हैं पढ़ाने के और पढ़ने के, ठीक है, अधिगम का जो क्षेत्र होगा वो व्यापक हो जाएगा। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी जितने भी उच्च संस्थान हैं इनके संचालन सिंगल रेगुलेट के जरिए होगा, ठीक है। सरकारी और निजी डीम्ड सभी संस्थानों के लिए ये सारे नियम जो है वो समान होंगे, ये भी कहा गया। और लास्ट में एमफिल खत्म कर दिया गया, ये ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। और 10वीं बोर्ड खत्म, केवल 12वीं बोर्ड होगी, ये बात को भी यहाँ पर शामिल किया गया। 5वीं तक का जो फंडामेंटल कोर्स है जिसमें हमने अभी बात किया था कि 5-3-3-4 ये क्या है, तो इस बात को समझें। 5 इयर्स तक जो फंडामेंटल कोर्स होगा जिसमें नर्सरी का बच्चा जो है वो 4 साल में प्रवेश लेगा। जूनियर जो केजी कहा गया है जिसे 5 साल में लिया जाएगा। सीनियर केजी में जो बच्चा रहेगा उसको 6 साल का होना जरूरी है, ये कहा गया है। और उसके बाद फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो 7 साल में फर्स्ट स्टैंडर्ड पे पहुंचेगा। सेकंड स्टैंडर्ड में जो बच्चा पहुंचेगा उसकी उम्र जो है वो 8 साल होनी चाहिए। ये लगभग अनुमानित आयु जो है यहाँ पर तय कर दी गई है जिसके हिसाब से यहाँ पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा होगी। अब आगे बढ़े तो 3 साल का जो प्रिपेरेटरी अगर हम कहें कैसे यहाँ पर होगा, तो एक जो 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है उस
उसकी जो उम्र है वो 9 ईयर्स की होनी चाहिए, 9 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। फोर्थ जो क्लास का जो बच्चा होगा, फोर्थ स्टैंडर्ड का, वो 10 ईयर का होना चाहिए। फिफ्थ स्टैंडर्ड में पहुंचने वाले बच्चे की उम्र जो है वो 11 साल की होनी चाहिए। फिर 3 साल जो कैसे बांटा गया है, जिसे हम मिड टर्म कहेंगे। मिड टर्म्स में आप देखेंगे कि 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए 12, 13 और 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर शामिल किया गया है। चौथे अगर वर्ष की बात करें, जो 4 साल का पाठ्यक्रम फिर आपको देखने को मिलेगा, ये 9th और उसके बाद फिर 10th, 11th और 12th को क्रमवार 15, 16, 17 और 18 साल में यहाँ पे बांटा गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा, अगर एक छोटा बच्चा जो अभी नर्सरी में पढ़ रहा है, वो 4 वर्ष की आयु में वो वहाँ पर एडमिशन लेगा और उसके बाद फिर लगभग 18 वर्ष के होते तक उसकी 12वीं की क्लास जो है, वो 12वीं की कक्षा उसकी कंप्लीट होगी। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो है ये बिल्कुल अस्तित्व में आ रहा है और धीरे धीरे इसमें बदलाव होने स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अभी आ चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई जा चुकी है। तो यहाँ तक हमने आज का जो सिनारियो देखा है, इसमें आज महत्वपूर्ण बातें हमने जो भी पढ़ा दोस्तों, उन सारी चीज़ों में कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कीजिएगा। और भी क्लासेस के लिए आप लोग जुड़े रहिए। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि हमारे कोर्सेज़ में कुछ कोर्सेज़ पर हम जो है 10% का डिस्काउंट कर रहे हैं और कुछ कोर्सेज़ पे 90% तक का ऑफर यहाँ पर दिया जा रहा है। बिग डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस में। इसके अलावा आज की क्लासेस को ध्यान में रखते हुए ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी यूट्यूब सेशन जो है, खासतौर पे संकल्प एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में जो चलती है, उसे आपको यहाँ से जुड़े रहना है। और जाते जाते दोस्तों ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइव शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब करके रखिएगा और ये जो घंटी दिखाई दे रही है, इस बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जल्द ही आप सबसे मुलाकात होगी नए सेशन पे, नए वीडियो लेक्चर पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।